अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फिज़िक्स का यूनिट नंबर 5 है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। इसको आज हमने डिस्कस करना है। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, आपने इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स दो वर्ड हैं और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। प्रेशर क्या होता है बेसिकली कि जब आप किसी एक सर्टेन एरिया के ऊपर एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करते हैं तो बेसिकली आप इस एरिया के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। और नॉर्मली प्रेशर क्या करता है, प्रेशर प्रोड्यूस करता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस हवाले से ये दोनों टर्म्स हैं वो प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। दोनों को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है, वो है इलास्टिसिटी। अच्छा, ये शुरू करने से पहले एक जर्नल सी चीज़ देखते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक आपके पास एक स्लैब है और आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि इसकी जो है वो शेप चेंज होती है। मिसाल के तौर पे आप ये इमेजिन कर लें कि आपके पास एक स्केल है और आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की हुई है। यहाँ से भी आपने इसको नीचे की तरफ खींचा, यहाँ से भी नीचे की तरफ खींचा, तब ये स्केल बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो अब ये जो फोर्स आपने अप्लाई की है इस स्केल के ऊपर ये फोर्स आपने क्यों अप्लाई की है, ताकि ये स्केल क्या हो जाए, टेढ़ा हो जाए, डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इस फोर्स को आप क्या नाम देंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देंगे। अब इस डिफॉर्मिंग फोर्स के रिस्पांस में क्या हुआ कि स्केल डिफॉर्म हो गया। स्केल क्या हो गया, उसकी शेप चेंज होगी, वो टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि एक, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बेसिकली तीन तरह के चेंज आ सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। या तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, या उसका जो है वो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, या उसकी लेंथ चेंज हो सकती है। मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ तरह की हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे स्केल के केस में आपके पास क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हो गई। लेकिन अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर आप यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी बल्कि इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। या जैसे ये रबड़ बैंड आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, उसको आप स्क्वीज़ करते हैं चारों साइड से, हर तरफ से, तो अब इसकी शेप चेंज नहीं होती बल्कि क्या चेंज होता है, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ केसेस में आप किस तरीके से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इन सारी चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग ना मुख्तलिफ़ तरह के आपके पास रिस्पॉन्सेज आते हैं। बट अगेन तीन तरह के रिस्पॉन्सेज ही आएंगे, या तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाएगी, या उसकी लेंथ चेंज होगी, या उसका वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं इलास्टिसिटी की तरफ। इलास्टिसिटी क्या होती है, ये किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की हुई है, अगर आप वो रिमूव कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट की वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की जो एबिलिटी होती है, इसे उसकी इलास्टिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्केल वाली एग्जांपल लें, ये प्लास्टिक का स्केल है, आपने यहाँ से भी फोर्स अप्लाई की, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई की, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अब जैसे ही फोर्स रिमूव करेंगे ये वापस सीधा हो जाता है। ऐसे ही है ना, इसका मतलब है कि ये इसकी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की जो एबिलिटी है, इसको आप क्या नाम देंगे, इसकी इलास्टिसिटी का नाम देंगे। ये बॉल है, आपने इसे स्क्वीज़ किया है, इसका वॉल्यूम कम हुआ है, बट अगेन जैसे ही फोर्स रिमूव करेंगे ये बॉल वापस अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगी, जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। तो ये इसकी इलास्टिसिटी कहलाएगी। अब अगर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा एबिलिटी है वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की, तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगा।
और कम मोबिलिटी है तो कम इलास्टिक होगा। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये प्लास्टिक वाले स्केल की एग्जांपल लें, ठीक है। आपने इसको हल्की सी फोर्स अप्लाई की, ये टेढ़ा हुआ, छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ये टूट जाएगा, ठीक है। अब ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो मतलब थोड़ी सी फोर्स तक ये इलास्टिसिटी का बिहेवियर दिखाता है, ज़्यादा फोर्स के लिए नहीं दिखाता। इसका मतलब ये कम इलास्टिक है। और अगर आप बॉल की एग्जांपल लें या स्प्रिंग की एग्जांपल लें तो जितनी मर्ज़ी फोर्स लगा लें छोड़ते जाएंगे, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा इलास्टिक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी, ठीक है जी। आगे चलें, आपके पास हुक्स लॉ है। व्हाट इज़ हुक्स लॉ? हुक्स लॉ बेसिकली आपके पास जो है वो इस किसी ऑब्जेक्ट की जो इलास्टिक बिहेवियर होता है उसको शो कर रहा होता है। हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली हुक लॉ। एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्स। एक्स क्या है? एक्सटेंशन है या डिफॉर्मेशन है। स्प्रिंग की एग्जांपल लें, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है जी। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी, मतलब एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो फॉर लार्जर फोर्स एक्सटेंशन विल बी लार्जर, ठीक है। जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना उसके अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी। सो दिस इज़ नोन एज हुक्स लॉ। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं के, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास हुक्स लॉ का क्या बन जाता है? एफ इज इक्वल टू के एक्स। दिस इज़ बेसिकली अ हुक लॉ। अब ये फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि आप कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, या कितनी एक्सटेंशन आपने प्रोड्यूस करनी है तो कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। गॉट इट। यहाँ से के की वैल्यू निकालें, क्या आती है? एक्स को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो के इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एक्स। एफ फोर्स न्यूटन में आती है, एक्सटेंशन मीटर में आती है, तो के का यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब व्हाट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स? यहाँ पे एक टर्म है रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो देखें, ये वो फोर्स है जो आप स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसको खींच के इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए। बट एट द सेम टाइम स्प्रिंग भी क्या करेगा? वापस ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या होता है, जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग क्या होता है? वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाता है। ये जो मैस आपने अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ, जिसको आप पकड़ के नीचे खींच रहे थे, अब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। किसकी वजह से? स्प्रिंग की फोर्स की वजह से। अब स्प्रिंग उतनी ही फोर्स लगाता है जितनी फोर्स आपने लगाई है। बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आपकी फोर्स नीचे की तरफ थी कि एक्स की इक्वल इसका मैग्नीट्यूड था जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे डिफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए। बदले में स्प्रिंग क्या करेगा? माइनस के एक्स फोर्स अप्लाई करेगा इसको वापस ऊपर खींचने के लिए। तो जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं तो ये मैस ऊपर की तरफ जाता है, ये वाला। इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। उसका फार्मूला क्या होता है? माइनस के एक्स। बट अगेन आपने हुक्स लॉ को एफ इज इक्वल टू के एक्स, और ये जो जैसे मैंने करवाया वैसे करना है, ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है जी? ये रिलेशन आपने देखा है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। के बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है कि डिपेंड करता है कि स्प्रिंग सॉफ्ट है कि सख्त है। उसके चेंज होने से के की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे हर स्प्रिंग की के की एक अपनी वैल्यू होती है, और अगर आप एक्सटेंशन की वैल्यू पुट करें, के की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास फोर्स आ जाती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे आप करते हैं? मिसाल के तौर पे ये स्प्रिंग स्केल है, ठीक है। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट पता है। अब जैसे ही आप इसके नीचे कोई वेट लगाएंगे तो ये स्प्रिंग नीचे की तरफ आएगा। अब इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, के की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास फोर्स आ जाएगी जो फोर्स इसको नीचे खींच रही है। अब यहाँ पे कौन सी फोर्स है? जो ऑब्जेक्ट आपने इसके साथ टच किया था उसका वेट, तो ऑटोमेटिकली इस फार्मूले से आपके पास उसका वेट आ जाएगा। सो ये चंद आपके पास एप्लीकेशंस हैं हुक्स लॉ की, जहाँ पे हुक्स लॉ इस्तेमाल हो रहा होता है। दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब मैंने आपको पहले एक दफ़ा शायद बताया था कि एफएससी में तो ये इम्पोर्टेंट होता है, मैट्रिक में आई डोंट थिंक कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस होगी, बट अगेन आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये मशीन होती है किसी मटेरियल की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये अमूमन जब पुल बनते हैं उसके अंदर जो सरिया इस्तेमाल होता है, जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इस मशीन से टेस्ट करके फिर उसे लगाते हैं। बहरहाल आप किसी ऑब्जेक्ट को इस मशीन के अंदर रखें तो ये मशीन उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करती है और बदले में देखती है कि उसके अंदर कितना स्ट्रेन या कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, फिर ये ग्राफ आता है, ये स्ट्रेस है वाई के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग स्ट्रेन है। शुरू में जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उतना ही स्ट्रेन आता है, तो बिल्कुल सीधी लाइन आती है। ये लाइन आपको क्या कहती है कि फोर्स किस चीज़ की प्रोपोर्शनल है? एक्सटेंशन की। जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान हमेशा बिल्कुल ऐसा ग्राफ आता है, सीधी लाइन वाला। ठीक है जी। फिर एक टाइम आता है कि अब हल्की सी फोर्स अप्लाई करने से ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने स्केल वाली एग्जांपल आपको दी थी, शुरू में जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना स्ट्रेन आएगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हल्का से भी स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, जैसे कोई वायर होगी। ठीक है, तो उनके लिए ये ग्राफ ऐसे जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि टूट जाते हैं, जैसे प्लास्टिक स्केल है, उनके लिए यहाँ से सीधा आ जाता है नीचे। तो ये वाला रीजन इलास्टिक कहलाता है। अब कुछ मटेरियल इलास्टिक रीजन से निकलने के बाद टूट जाते हैं, जैसे ये प्लास्टिक का स्केल है, बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएगा ग्राफ। तो ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं ब्रिटल। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल कैसे, कौन से मटेरियल होते हैं? ऐसे मटेरियल के विच आफ्टर पासिंग द इलास्टिक लिमिट दे ब्रेक। ये इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएंगे। दूसरी तरह के मटेरियल होते हैं, जैसे वायर का मैंने आपको बताया, जो टेढ़े हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, उनके लिए ग्राफ ऐसे होगा। उनको कहते हैं डक्टाइल। दे कैन डिफॉर्म परमानेंटली आफ्टर क्रॉसिंग द इलास्टिक लिमिट। सो गॉट इट। ये दो तरह की आपके पास मटेरियल आते हैं। ब्रिटल क्या होते हैं? सख्त होते हैं, इलास्टिक लिमिट गुजरने के बाद टूट जाते हैं। डक्टाइल क्या होते हैं? दे परमानेंटली डिफॉर्म। ठीक है, टूटते नहीं हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन टूटते नहीं हैं इलास्टिक लिमिट गुजरने के बाद। नेक्स्ट आपके पास है जी प्रेशर। सिंपल सी टर्म है, व्हाट इज़ प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया किसी सर्टेन सरफेस के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप बेसिकली उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली, फोर्स की प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। और दूसरा, जिस चीज़ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ का और उस सरफेस का कॉन्टैक्ट एरिया, जैसे ये हील देखें या ये वाली चीज़ देखें, ये पूरी आपके पास ना एक शूज़ है। अब आप इसके ऊपर पाँव रखते हैं तो ज़मीन के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे हील का जो ज़मीन के साथ कांटेक्ट एरिया है वो कम है, यहाँ पे शूज़ का कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है। दोनों केसेस में सेम फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट एरिया कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जैसे सुई के केस में होता है, उसकी नोक बहुत पतली होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है और आपको ज़्यादा वो चुभन महसूस होती है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। सो प्रेशर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो मिल के रिलेशन क्या बनता है? प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स डायरेक्टली आ रही है, एरिया इन्वर्स में आ रहा है। फोर्स न्यूटन में होती है,
एरिया मीटर स्क्वायर में होता है तो यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम पास्कल कहते हैं। क्या नाम देते हैं, पास्कल। सो दिस इज़ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है जी। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है जी, आपको पता है ज़मीन के ऊपर बहुत सारी गैसेस हैं एयर के अंदर, ठीक है, और वो क्या करती हैं, स्पेस के अंदर गैसेस हैं तो वो गैसेस क्या करती हैं, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हर चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैसेस प्रेजेंट इन द स्पेस। ठीक है जी। नॉर्मली इसको एटमॉस्फेरिक एटीएम के अंदर इसे मेजर किया जाता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज़ की कुल होता है, 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल के। एक और यूनिट जो इस्तेमाल होता है प्रेशर का वो है बार। आपने सुना होगा टायरों के अंदर जो हवा भरी जाती है या सीएनजी जो है वो बार के अंदर होती है, और वो कितने पास्कल की कुल होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। तो ये दो रिलेशन आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड बैरोमीटर है, पानी वाला। ये एक स्पेसिफिक टाइप का बैरोमीटर होता है कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसके ऊपर एक कॉलम लगा होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। हाइट बढ़ने से क्या मुराद है, प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है जी। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, लिक्विड बैरोमीटर से, और इसमें ये कॉलम की हाइट जो है वो बताती है कि प्रेशर कितना ज़्यादा है या कम है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज़ के इक्वल है, 760 टॉर्क इक्वल। ठीक है। अब ये एक रिलेशन है बेसिकली 760 मिलीमीटर ऑफ हाइट कर गिरा। मैंने आपको इसका एक रिलेशन बताया था, इसकी एक्सप्लेनेशन बताई थी बेसिकली कि हम 1 एटमॉस्फेरिक रेफरेंस के तौर पे जो प्रेशर लेते हैं जो सी लेवल पे होता है, वो कैसे लेते हैं कि इस कॉलम के अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ है उसकी हाइट कितनी है। ठीक है। सो इस हवाले से 1 ATM 760 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोर्गिरम। अगर हाइड्रोर्गिरम या मरकरी एयर कॉलम इसके लिक्विड बैरोमीटर के अंदर होगा, मरकरी, तो अगर उसकी कॉलम की हाइट 760 मिलीमीटर है तो इसका मतलब है कि अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे जैसे ऊपर होगी प्रेशर बढ़ेगा। हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन की हुई है। इसके यूजेस क्या हैं, अल्टीट्यूड मेजरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है बहुत सारी इसकी। ठीक है जी, इसको आपने पढ़ लेना है। हाइट के बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ज़मीन के ऊपर होंगे तो बहुत सारी गैसेस होंगी, आधे में चले जाएंगे तो कम गैसेस आपके ऊपर रह जाएंगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, आगे जाने से मुराद ये हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अल्टीट्यूड के बढ़ने से प्रेशर कम होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये सिंपल टॉपिक है, इनको देख लीजिएगा, नॉट सच इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। आगे चलें, लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर से क्या मुराद है कि अगर आप किसी चीज़ को पानी के अंदर रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं, पानी के अंदर, तो पानी भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब कितनी फ़ोर्स अप्लाई करेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो कैसे आता है, इसकी हमने डेरिवेशन बहुत दफ़ा की है क्लास में, आप इसको नोट से देखिएगा। बहरहाल यहाँ से हम शुरू करते हैं जी कि बेसिकली आप किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं तो ऊपर वाला पानी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, वेट फोर्स की इक्वल, पानी के वेट की इक्वल वो फोर्स होती है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है जी, F=mg। तो यहाँ से मैस की जगह ये रिलेशन आ जाता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी पानी की डेंसिटी है, वॉल्यूम जो है वो बेसिकली पानी का वॉल्यूम है। अच्छा, वॉल्यूम क्या आ जाता है, वॉल्यूम बेसिकली वो जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना पानी के अंदर कितना है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, सॉरी। अब वॉल्यूम किस चीज़ की इक्वल आता है जी, और सब्जेक्ट का एरिया और जितनी हाइट उसकी पानी के अंदर है, मतलब जितना वो गहरा है पानी के अंदर। तो यहाँ से करते करते हमारे पास रिलेशन क्या आ जाता है, P=ρgh। दिस इज़ द रिलेशन टू मेजर द the pressure on an object present at a certain depth in a liquid
एक ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर एक सर्टन डेप्थ के ऊपर है, उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको आप इस फार्मूले से मेजर करते हैं, नॉट विद द फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें रो क्या है, पानी की डेंसिटी है, एच क्या है, जितनी डेप्थ है ऑब्जेक्ट की, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है जी। मैनोमीटर, इट इज़ अगेन अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन अ फ्लूइड यूजिंग फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेजर होने वाली फोर्स को अगर आप किसी मशीन के थ्रू मेजर करना चाहते हैं तो वो ऑपरेटस कौन सा होता है, मैनोमीटर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये लिखना है, और इसकी एप्लीकेशंस। मेजर द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, यूज टू मेजर द वैक्यूम, इट इज़ यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ फ्लूइड। कोई भी 3-4 आपने इसकी एप्लीकेशंस वहाँ पे मेंशन करनी है। डिफरेंस मैनोमीटर और बैरोमीटर, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, मैनोमीटर जो है वो क्या कहते हैं कि लिक्विड प्रेशर को मेजर करता है। ये एक ही तरह के होते हैं, ये 3 तरह के आते हैं बेसिकली मैनोमीटर। ठीक है जी। पास्कल प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है। पास्कल ये कहता है कि अगर आपके पास एक लिक्विड है और आप उसकी किसी एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उस पूरे लिक्विड में उतना ही प्रेशर क्रिएट होगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो उतना ही प्रेशर आएगा। तो मतलब ये प्रेशर क्या हो जाता है, पूरे लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस इज सिंपली अ पास्कल प्रिंसिपल। सो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई टू इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनचेंज टू एवरी पॉइंट विद इन फ्लूइड। समझ आ गई आपको। अब इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैंने बहुत दफ़ा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, अभी दोबारा कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रिंसिपल। सो दिस इज़ कि आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर क्या होता है, हैवी चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें एक इस तरीके से ट्यूब होती है, एक साइड पे कम क्रॉस सेक्शन होता है, एक साइड पे ज़्यादा होता है, अंदर लिक्विड होता है कोई। यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स किस चीज़ की इक्वल आती है, अब ये F1 से हम नाम देते हैं, इट इज़ इक्वल टू P1 इंटू A1। ठीक है जी। अब जितना प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया उतना प्रेशर यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, सॉरी, अच्छा जी, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एरिया बड़ा है तो प्रेशर को अंदर रखने के लिए फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली इस कार के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी और ये ऊपर जाएगी। तब ये देखें कि हमारे पास P1 किस चीज़ की इक्वल है, P2 की इक्वल है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनता है, F1 ओवर A1। ठीक है, ये नहीं, ये इसको छोड़ें, इज़ इक्वल टू F2 ओवर A2। ठीक है, तो यहाँ से इसको रीअरेंज करें तो रिलेशन क्या बनता है, F2 इज़ इक्वल टू A2 ओवर A1। दिस इज़ सिंपली रिलेशन ऑफ पास्कल लॉ। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 5 था, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।